Get the G's way. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द GSP में। दोस्तों हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी NTPC CBT 2 की तैयारी जिसके हम लोग करा रहे हैं। इसमें हम लोग प्रैक्टिस से 10वीं की बात करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जीके और साइंस की पूरी तैयारी हमारे चैनल द GSP में हम लोग करा रहे हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आरआरबी ग्रुप डी हो या फिर NTPC CBT 2 और इसके अलावा जो भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये किसी राज्य का नहीं है दोस्तों। ये पूरे देश के मतलब प्रश्नों की बात की जाएगी, कहाँ कौन सा कहाँ पे हो रहा है उन सभी की बात करेंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड चाहे किसी से भी रिलेटेड हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है दोस्तों अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक कस्टम हवाई अड्डा है जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए कार्यरत है। मतलब इसे मूल रूप से पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा कहा जाता था, लेकिन 2002 में इसका नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। इसके अलावा जो आपके मुंबई, चंडीगढ़ और दिल्ली की बात करेंगे तो मुंबई में दोस्तों छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तथा चंडीगढ़ में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली में दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नाम जरूर याद रखिएगा सभी के। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है। तो क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले समूह में रखा गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आवर्त सारणी में पहले समूह के तत्वों को क्षारीय धातुओं के रूप में जाना जाता है। उनमें NS1 बाहरी विन्यास होता है और वह S ब्लॉक के तत्वों से संबंधित है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो आगे भी कुछ प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी को याद रखिएगा दोस्तों। तो इनको ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों आलोक अमिताभ डिमरी को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आलोक अमिताभ डिमरी को ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट अब दोस्तों और भी इसमें बता दूं, जैसे कि आपका ये तो हो गया, जैसे कि आलोक अमिताभ डिमरी ये ब्रुनेई के हो गए, तथा सुरेश के रेड्डी जो कि ये हैं तो इनको ब्राज़ील में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। याद रखिएगा किसमें नियुक्त किया गया। सुरेश के रेड्डी को ब्राज़ील में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तथा अक्टूबर 2021 में S बालचंद्रन को सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपके हैं S बालचंद्र को सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तथा एक और याद रखिएगा दोस्तों, शुभदर्शनी त्रिपाठी, इनको दोस्तों कजाकिस्तान में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए। शुभदर्शनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अब दोस्तों ब्रुनेई की बात हुई तो ब्रुनेई की राजधानी दोस्तों बंदरसेरी बेगवानी है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो कि दोस्तों रोइंग, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोइंग खेल से संबंधित है। अब दोस्तों रोइंग खेल बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। रोइंग खेल दोस्तों एक रोमांचक है जो इसमें वोट की ज़रूरत होता है। ये नदी या फिर मतलब किसी भी पानी में, तो जब वोट है दोस्तों नदी में तो हो गेम खेला ही जाएगा। तो दोस्तों उसमें गेम खेला जाता है, 6-7 लोग उस नाव को तेज़ी से एक तरफ मतलब दौड़ के पार करते हैं सबसे पहले, तो उसको बोलते हैं रोइंग खेल। और एक ही नाव को मतलब खींचने में छोटी सी बोट टाइप होती, लंबी लंबी बिल्कुल दोस्तों, याद रखिएगा उसको दोस्तों बोलते हैं रोइंग खेल। एक बहुत रोमांचक खेल है पानी में। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। तो सितंबर 2021 में औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप
स्काई रूट एरोस्पेस इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हैदराबाद बोल रहा है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, लाल किला दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो लाल किला दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया है दोस्तों औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? औरंगजेब। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोती मस्जिद का निर्माण सम्राट शाहजहां ने आगरा किला परिसर में सबसे ऊंचे स्थान पर किया था तथा लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। याद रखिएगा, निर्माण करवाया था। और मोती मस्जिद दिल्ली में लाल किला परिसर के अंदर एक सफ़ेद संगमरमर की मस्जिद है। इसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1659 में 1660 के बीच बनवाया था। याद, तो ये आपको दोस्तों इसमें क्या औरंगजेब हो जाएगा, शाहजहां नहीं होगा दोस्तों। याद रखिएगा, शाहजहां नहीं होगा। अब मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 से 1530 में बाबर ने की थी। अब दोस्तों, अब मुगलों के अधीन निर्मित कुछ प्रसिद्ध वास्तुकलाओं की सूची की बात कर लेंगे। मुगलों के अधीन निर्मित कुछ प्रसिद्ध वास्तुकला, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी के। इसमें दोस्तों हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, मतलब कोई भी आपका किसी भी राज्य का पेपर हो, कोई भी, तो उसको अगर ये देख लेंगे तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी आपको पेपर में। हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। अकबर की बात करेंगे दोस्तों, अकबर ने आगरा का किला, पंचमहल, एक बौद्ध विहार के प्रारूप पर निर्माण और पहले आपको ये रखिएगा, अकबर ने आगरा का किला जो कि दोस्तों आगरा में है, पंचमहल एक बौद्ध विहार के रूप पर निर्माण ये दोस्तों फतेहपुर सीकरी में कराया तथा जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार के साथ बुलंद दरवाजा ये भी फतेहपुर सीकरी में कराया। और क्या कराया अकबर ने? हुमायूं को अकबरा जो कि दोस्तों दिल्ली में कराया अकबर ने। जहांगीर की बात कर लेंगे दोस्तों, जहांगीर ने शालीमार बाग जो कि दोस्तों श्रीनगर में, अकबर का मकबरा जो कि आगरा में, ये दोस्तों जहांगीर ने कराया दोनों। अब शाहजहां की बात कर लेंगे, शाहजहां ने लाल किला दिल्ली में लाल पत्थर का उपयोग कर जामा मस्जिद में दिल्ली में कराया, मोती मस्जिद दोस्तों आगरा में बनवाया दोस्तों शाहजहां ने। अब औरंगजेब की बात कर लेंगे दोस्तों, पिंजौर गार्डन लाहौर में सफ़ेद संगमरमर के साथ मोती मस्जिद ये दिल्ली में कराया है। किसने कराया? सफ़ेद संगमरमर के साथ दिल्ली में कराया है। अब दोस्तों इसकी बात कर लेंगे, सातवां प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों, पानी का उबलना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रासायनिक, पानी का उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों। रासायनिक परिवर्तन तब होता है जब पदार्थ की संरचना बदल जाती है, जब बंध टूट जाते हैं और नए बंध बनते हैं तो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन एक पदार्थ के एक नए रासायनिक सूत्र के साथ पदार्थ में पूर्ण बदलाव का कारण बनता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसकी परिभाषा याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारों को मिलाया जाता है तब तापमान, रंग आदि में परिवर्तन को देखा जाता है तो संभवतः रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा दोस्तों, जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, हृदय से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। तो हृदय से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त ले जाती है दोस्तों धमनियाँ। क्या? धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, नवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में त्रिबंध होते हैं? तो त्रिबंध होते हैं दोस्तों आपके ऑप्शन बी, C3H4। किसमें दोस्तों? C3H4। कार्बन अणुओं के बीच त्रिबंध वाले यौगिकों को दोस्तों एल्काइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्काइन कहा जाता है। और विभिन्न हाइड्रोकार्बन समूहों के लिए दोस्तों सामान्य सूत्र होते हैं आपके, जैसे एल्केन का पूछ ले तो एल्केन का हो जाएगा तो CnH2n+2। एल्केन का मैं अगर लिखना चाहूँ तो लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए, एल्केन, तो ये हो जाएगा आपका CnH2n+2। क्या हो जाएगा? 2n+2। ऐसे ही आपका एल्किन हो जाएगा दोस्तों। एल्किन की बात कर लेंगे, एल्किन का हो जाएगा दोस्तों CnH2n। क्या हो जाएगा? CnH2n। ये दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला आपके पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, CnH2n।
और उसके बाद आपका एल्काइन की बात करेंगे दोस्तों CnH2n-2, मतलब एल्केन में वही आपको करना, खाली एल्केन में CnH2n+2 करना है, और एल्काइन की बात कर लेंगे CnH2n-2 हो जाएगा। अब त्रिबंध का दोस्तों, अगर त्रिबंध का जैसे आपको बनवाना हो, फिगर टाइप का बनाना, तो कैसे आप बनाएंगे दोस्तों, इसको सी लिख देंगे, ये आपका त्रिबंध में आ जाएगा, ये आपका त्रिबंध में आ जाएगा। ये दोस्तों H है आपका, ये आपका, मैं फिर से बना दे रहा हूँ आपके लिए, ये देख सकते, ये H कर देंगे इसको। अब इसके बाद जब इधर कर देंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा, और ये आपका त्रिबंध कहलाएगा, ये आपका त्रिबंध कहलाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, प्रबल अम्ल रखने के लिए पात्र के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो प्रबल अम्ल रखने के लिए पात्र बने होते हैं दोस्तों शीशे के, किसके दोस्तों? शीशे के, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रबल अम्ल रखने के पात्र शीशे के बने होते हैं दोस्तों। शीशे के कंटेनरों का उपयोग रेडियोधर्मी सामग्री के भंडार या वहन के लिए किया जाता है। देखिए एक प्रश्न आपका और बन गया कि कौन सी धर्मी को मतलब किस सामग्री का प्रयोग करने के लिए किया जाता है दोस्तों? रेडियोधर्मी सामग्री के भंडारण या वहन के लिए किया जाता है। और शीशा दोस्तों एक भारी धातु है, याद रखिएगा, जो परमाणु विकिरण को अवशोषित करने में सक्षम है और इस तरह लोगों को जोखिम से बचाता है। अब शीशा का उपयोग क्या किस में किया जाता है दोस्तों? शीशा का उपयोग किया जाता है, यह एक धातु जिसका उपयोग रोमन काल से पेंट और पाइप को जंग रोधी बनाने के लिए किया जाता है जा रहा है, तथा इसका उपयोग बैटरियों में किया जाता है, उदाहरण के शीशा, एसिड बैटरी और सोल्डरिंग और इलेक्ट्रोलिस प्रक्रिया के लिए। और इसका प्रतीक क्या होता है दोस्तों? इसका प्रतीक होता है Pb। क्या होता है? Pb। तथा शीशा जिसका दोस्तों 82 की परमाणु संख्या के साथ आवर्त सारणी का एक तत्व है। क्या है? 82 के साथ आवर्त सारणी का एक तत्व है परमाणु संख्या के साथ। नेक्स्ट, इसमें तत्व, गलनांक, डिग्री और सेल्सियस की बात कर लेंगे। प्लेटिनियम की दोस्तों गलनांक डिग्री सेल्सियस में दोस्तों 1768 1768 है। अब प्लेटिनियम का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? Pt, और परमाणु संख्या 78 होता है, तथा एक रासायनिक तत्व है दोस्तों, ये एक रासायनिक तत्व है। पीतल की बात करेंगे, इसका गलनांक डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा दोस्तों 930, और ये दोस्तों पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते होंगे, आप सभी देखो कितनी बार अगर आपने पेपर में प्रश्न दिया होगा परीक्षा में, तो दोस्तों यही प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछ लिया जाए। तांबा की बात कर लेंगे तो 1085 गलनांक डिग्री सेल्सियस है, और तांबा एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Cu है और परमाणु संख्या 29 है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, सॉरी इसमें भी आपकी नदियों की बात कर लूँगा मैं आपका, दोस्तों नील नदी में बता ही चुका हूँ। अब दोस्तों नदियों की, नाइजर नदी की बात करेंगे, पश्चिम अफ्रीका में बहती है और ये अफ्रीका की तीसरे सबसे लंबी नदी है। और कांगो नदी की बात करेंगे, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तथा नील नदी की बात करेंगे, उत्तर पूर्वी अफ्रीका में उत्तर की ओर बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी भारत फरवरी 2021 में नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक किस मेट्रो की नॉर्थ साउथ लाइन के विस्तार का उद्घाटन करेंगे? करा है दोस्तों, करेंगे नहीं होगा, किया है दोस्तों, क्या किया हो जाएगा, उद्घाटन किया, तो दोस्तों ये हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, बल की सीजीएस इकाई क्या है? तो ये भी प्रश्न आपका ग्रुप डी एनटीयू सभी प्रश्नों में परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा डाइन। क्या हो जाएगा? डाइन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीजीएस प्राय दोस्तों इस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयाँ क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड हैं। इसे दोस्तों ग्रॉसियन प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रॉसियन प्रणाली भी। याद रखिएगा, अगर आपसे इसमें प्रश्न में ग्रॉसियन प्रणाली बोले तब भी समझ जाइएगा दोस्तों। अब बल की बात करेंगे तो दोस्तों जानते होंगे, कोई भी क्रिया जो शरीर पर खिंचाव या धक्का का कारण बनती है तो बल कहलाती है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग प्रकाश की तेज किरण प्राप्त करने के लिए टॉर्च, वाहन, हेडलाइट में परावर्तक के रूप में कार्य किया जाता है?
तो ये हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अवतल दर्पण या फिर अभिसारी दर्पण दोनों भी बोल सकते हैं। एक गोलाकार दर्पण है जिसमें एक परावर्तक सतह होती है जो अंदर की ओर झुकी होती है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, अक्टूबर 2021 में हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? दोस्तों ये मैंने शायद करंट अफेयर्स की क्लास में मैं करा चुका हूँ, पक्का ही कराया है। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं परीक्षा में। तो ये हो जाएगा दोस्तों देहरादून, और ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। और आप परीक्षा में देने जाएंगे परीक्षा तो देखिएगा, कोई भी परीक्षा देंगे उसमें ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और ग्रुप डी एनटीपीसी में आपका ये प्रश्न पूछा ही जाएंगे। मतलब बहुत से प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ करंट अफेयर्स से वो आने ही आने हैं आपके। क्या हो जाएगा? देहरादून। और दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया दोस्तों? केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 29 अक्टूबर 2021 को किया तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किया। दोनों लोग ये दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों हुनर हाट का आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में किया जाता है। याद रखिए, योजना के तहत किया जाता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट ऊर्जा बराबर होता है दोस्तों 3.6 गुणते 10⁶। 3.6 गुणते 10⁶ ये उसका हो जाएगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों इसमें आपका अगर आपको समझना हो कि मान लीजिए कि नहीं आपको समझ में आ रहा हो, दोस्तों इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप जानते ही होंगे कि एक जो इसमें लिखा है एक को लिख देंगे 1 किलोवाट हावर लिख दीजिए। तो इसमें आपका 1000 तो यही हो जाएगा जो आपका किलोवाट किलो हो जाएगा, तथा 3600 वाट हो जाएगा। जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये आपका बनेगा अगर कि पूरा 3.6 इंटू 10⁶। अब इसको आप जितने भी जीरो बचे उसको आप पावर में ले लीजिए तो आपका ये बन जाता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, एक समतल दर्पण पर दौड़ने वाले घोड़े के पास ऊर्जा का कौन सा रूप होता है? एक समतल सड़क पर दौड़ने वाले घोड़े के पास ऊर्जा का दोस्तों गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करेंगे दोस्तों, ये MS ऑफिस एप्लीकेशन में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोट और अन्य ऐसे एप्लीकेशन शामिल हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर में काम करने, दस्तावेज बनाने और विवरण रखने के लिए किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर की बात कर लेंगे दोस्तों। सॉफ्टवेयर आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन जो उपयोगकर्ता के आदेशों को निष्पादित करने के लिए निर्देश देता है, उसे सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, हाल ही में किस खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या हो जाएगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया, हॉकी के जादूगर के नाम पर रखा गया है। अब दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरुआत 1991 से 92 में की गई थी। अब प्रथम प्राप्तकर्ता की बात कर लेंगे, शतरंज के दिग्गज विश्वनाथ आनंद उद्घाटन के प्राप्तकर्ता थे। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, किसमें के यौगिक मीना माता रोग का कारण बनते हैं? तो मीना माता रोग के कारण बनता है दोस्तों पारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाए। मीना माता रोग जिसे दोस्तों कभी कभी चिस्सो मीना माता रोग के रूप में जाता है और एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होता है। लक्षणों में दोस्तों गति भंग, हाथों और पैरों में शून्यता, सामान्य मांसपेशियों की दुर्बलता और दृष्टि के क्षेत्र को संकुचित होना और श्रवण और बोलने में समस्या होती है। ये इसमें हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर सेकेंड /-1 है।
और 7 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए ध्वनि तरंगों को कितना समय लगेगा। तो ये दोस्तों आपको हल करना है। ये तो अगर आपको हल करने में तुरंत तो हो नहीं जाएगा। तो ये दोस्तों आपको मैं आंसर बता दे रहा हूँ 10 सेकंड, और इसको तरीका ही बता दिया हूँ। कभी कभी कुछ कुछ प्रश्न हो जाते हैं जो आपको समझने में दिक्कत होती है, तो इसलिए और इस छोटी सी जगह में दोस्तों मैं समझा भी नहीं पाता हूँ। तो मैं आपको पूरा इसका बाकायदा बता देता हूँ क्या क्या है। जैसे कि दिया गया है कि ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड -1 है। तो गति बराबर दोस्तों सूत्र होता है दूरी बट्टे समय, सभी को पता होगा। तो दोस्तों अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये दोस्तों किसके बराबर होता है, तो 5 किसके मतलब कितना होता है, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। और 1 मीटर सेकंड की बात कर लेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों 18/5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये जैसे कि लिखा है आपका, जैसे कि ये लिखा है, ये आपका हो गया 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5, मतलब 1 किलो जो ये लिखा है आपका, ये इसी का उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे तो आपका 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब इसमें 1 किलोमीटर बराबर सभी पता है 1000 मीटर होते हैं, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, तथा 7 किलोमीटर है तो दोस्तों 7000 मीटर के बराबर हो जाएगा। जब गणना करेंगे हम लोग तो 700 बराबर 700 प्रति समय लिख देंगे, 7000 प्रति समय बट्टे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 6000/700, जो इसमें दिया गया था दोस्तों 700, इसीलिए मैंने बोला है। जब समय निकालेंगे, समय बराबर दोस्तों 10 सेकंड हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों क्योंकि समय पूछा गया है। जब आप गुणा करेंगे दोस्तों तो यही आ जाएगा आपका समय बराबर 10 सेकंड। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर किसके रूप में जाना जाता है। तो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर जो कि दोस्तों सीमा शुल्क के बराबर होता है, किसके, सीमा शुल्क। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर को सीमा शुल्क कहा जाता है। ये दोस्तों विदेशी व्यापार नियंत्रण और नीति का एक रूप है जो घरेलू उपयोग को प्रोत्साहित या संरक्षित करने के लिए विदेशी वस्तुओं पर कर लगाता है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 दोस्तों वो हो जाएगा आपका क्लोरीन। क्लोरीन तत्व हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों ये है समूह 17 का सदस्य है, क्लोरीन समूह 17 का सदस्य है, और यह है एक पी ब्लॉक तत्व है जिसका अर्थ है संयोजी कक्षा। इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षा की पी उप कक्षा में होते हैं। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम है। मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम है दोस्तों हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका, और ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात कर लेगी दोस्तों, हड्डी की बात करेंगे दोस्तों फीमर हो जाएगी, जांग की हड्डी। क्या हो जाएगी, जांग की हड्डी, फीमर। और सबसे छोटी बात कर लेंगे दोस्तों स्टेटीज है। क्या हो जाएगी, स्टेटीज। ये आपका हो जाएगा, चाहे स्टेपीज बोलें स्टेटीज एक ही, आप समझ जाएंगे। और दोस्तों ये कहाँ पे दोस्तों, कान में। और कान में भी कहाँ पे दोस्तों, मध्य कान में, क्योंकि कभी कभी प्रश्न अब एग्जामिनर मतलब डीपली प्रश्न ज़्यादा पूछने लगा, तो दोस्तों मध्य कान में याद रखिएगा। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, बल और भार का समान एसआई मात्रक क्या है। बल और भार दोनों का एसआई मात्रक हो जाएगा दोस्तों न्यूटन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है जिसका प्रतीक है दोस्तों एन, और के एन बल के लिए प्रासंगिक आधार मात्रक है। अन्य बात कर लेंगे दोस्तों, जैसे लंबाई का तो मीटर है, प्रतीक, द्रव्यमान 200 किलोग्राम, समय दोस्तों सेकंड। अब दोस्तों की पास्कल की बात कर लेंगे इसमें, जैसे जो आपका लिखे हैं ऑप्शनों में पास्कल, वाट और जूल, उनकी बात कर लेंगे। तो पास्कल की बात करेंगे तो पास्कल मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में दबाव और तनाव का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों, ये आपके लिखे जैसे कि दबाव और तनाव का मात्रक है। और ये दोस्तों एक पास्कल प्रति वर्ग मीटर पर 1 न्यूटन का दबाव है। यह एसआई आधार मात्रकों में 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेकंड में है, याद रखिएगा। वाट की बात कर लेंगे तो वाट शक्ति का एक मात्रक, इसका शक्ति का एक मात्रक, इसे 1 जूल प्रति सेकंड के व्युत्पन्न मात्रक के रूप में परिभाषित किया गया है, और इसका उपयोग ऊर्जा हस्तांतरण की दर निर्धारित करने के लिए किया जाता है, वाट। अब जूल की बात कर लेंगे दोस्तों, जूल आपका हो जाएगा कार्य और ऊर्जा के लिए एसआई मात्रक जूल है। जे इसको दोस्तों जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जो
1 मीटर m की दूरी पर लगाए गए 1 न्यूटन के बल के बराबर होता है। ये भी याद रखिएगा, 1 न्यूटन के बल के बराबर होता है क्या? जूल। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी हो जाएंगे दोस्तों के वेणुगोपाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी। और दोस्तों ये 15वें महान्यायवादी हैं। अब अन्य बात कर लें इनके बारे में। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 76 और 78 भारत के महान्यायाधीश से संबंधित है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और महान्यायवादी की पारिश्रमिक संविधान ने तय नहीं किया दोस्तों। कोई मतलब वो नहीं, संविधान में इनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। इन्हें दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्य होना चाहिए तथा भारत के महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं, याद रखिएगा। और वर्तमान महान्यायाधीश के वेणुगोपाल और के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों विद्युत मोटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण में बात करेंगे तो ऊर्जा के संरक्षण में कहा गया कि एक पृथक प्रणाली की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है तथा अर्थात इसे न तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। उसी के दोस्तों ये एक प्रकार से उदाहरण मान सकते हैं आप। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, कौन चार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? तो दोस्तों हम सभी को गर्व होगा कि ये दोस्तों एक भारतीय हैं और भारतीय कप्तान हैं, मिताली राज। भारत की कप्तान मिताली राज चार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं दोस्तों फलों के छिलके, सब्जियां और लकड़ी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था? तो पल्लव वंश का संस्थापक था दोस्तों सिंह विष्णु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, सूत्र कणिका यानी माइटोकांड्रिया को कोशिका के शक्ति ग्रह है पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको बताना है कि ऑप्शन चारों में से क्या होगा। तो सूत्र कणिका माइक्रोकांड्रिया को कोशिका के शक्ति ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि दोस्तों वह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी उत्पन्न करते हैं। याद रखिएगा, वह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी उत्पन्न करते हैं। अब कुछ चीज़ें दोस्तों ऐसी होती है कि इसको समझाने में ही समय निकल जाता है, क्योंकि ये दोस्तों इसके अगर बायोलॉजी के रूप में बात करेंगे दोस्तों या फिर किसी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी की भी बात करेंगे दोस्तों उसमें डीपली बताना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अब जैसे एक एक चैप्टर के रूप में आ जाते हैं दोस्तों और पूरी पूरी क्लास ये खा सकते हैं। तो इतना समय ना दोस्तों आप पढ़ाने को तो मैं करा दूँ, लेकिन अब इतना समय आपके भी पास नहीं है। एक ही क्लास में दोस्तों सभी क्वेश्चनों को हल करना होता है। भले इसमें मैंने 40 दिखाया लेकिन इसके अलावा जो बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है और अलग से क्वेश्चन जो ऐड करता हूँ उसको भी बताना पड़ता है। तो वही मेरा कम से कम 70 से 80 प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो और आप भी दोस्तों बोर होकर निकलने लगेंगे। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, MRI का पूर्ण रूप है? तो MRI का पूर्ण रूप हो जाए दोस्तों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों आपके शरीर के अंदर अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़ी चुंबक और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। इसको कहते हैं MRI। आप सभी दोस्तों पता होगा। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, अगस्त 2021 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2021 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों अपूर्व चंद्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वर्तमान में दोस्तों श्री चंद्र अपूर्व चंद्र श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। कार्यरत हैं आप दोस्तों, इनको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट 34वां प्रश्न, ध्वनि का वेग किसमें न्यूनतम होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे कम होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, शांति का नोबेल 2021 किसे प्रदान किया गया है? याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं या फिर ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं या फिर एनटीपीसी किसी का भी अदरवाइज अदर स्टेट का भी पेपर दे रहे हैं किसी राज्य का, उसमें ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा मारिया रेस्सा और दिमित्री मुराटोव। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 का दिया गया है। ये दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में दिया गया इनको। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, जल से भरे बीकर में एक सिक्का किस कारण से उभरा हुआ दिखाई देता है? तो जल से भरे बीकर में एक सिक्का जो कि दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, के कारण उभरा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, टहनी की दूसरी तरफ हार्मोन के प्रसार के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं। तो टहनी की दूसरी तरफ ये हो जाएगा ऑक्सिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो। टहनी की दूसरी तरफ ऑक्सिन हार्मोन के प्रसार के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अन्य बात कर लें, जैसे कि पौधे के हार्मोन और जानकारी। ऑक्सिन की बात करेंगे दोस्तों, ऑक्सिन फूल का विकास करते हैं और पार्थेनोक्रॉपी को प्रेरित करते हैं, जाइलम भिन्नता को नियंत्रित करते हैं और कोशिका विभाजन में मदद करते हैं, तथा टहनी के दूसरी तरफ फैले ऑक्सीजन के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं। साइटोकाइनिन की बात करेंगे, साइटोकाइनिन शीर्ष भाग के प्रवृत्ति को दूर करने में मदद करते हैं तो पत्ती के देर से मुरझाने में मदद करते हैं। आपसे पूछ सकता है कि मुरझाने में, पत्ती के देर से मुरझाने में कौन कहता रहता है? तो दोस्तों हो जाएगा साइटोकाइनिन। तथा ऑप्सिक अम्ल एबीए की बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा एपिडर्मिस में रंध्र के बंद होने को उत्तेजित करता है और विभिन्न प्रकार के तनावों के लिए पौधों की सहनशीलता को बढ़ाता है, इसलिए इसे दोस्तों तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। जिब्रेलिन की बात करें दोस्तों, जो मुरझाने में देरी, गन्ने की फसल पर जिब्रेलिन छिड़कने से तने की लंबाई बढ़ जाती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मिजोरम का राज्य पशु है? तो जानवर मिजोरम का राज्य पशु है दोस्तों हिमालयन शेरों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेरों दोस्तों एक हिमालयन शेरू, जिसको दोस्तों प्राणी जगत नाम है दोस्तों मकरिस सुमात्रा एंसिस। क्या है दोस्तों नाम इसका? मकरिस सुमात्रा एंसिस। दोस्तों शेरों एक सुंदर जानवर है जिसमें विशिष्ट नुकीले सींग पाए जाते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर होती है। इसको एक काम करिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों हिमालयन शेरों, या फिर दोस्तों मकरिस सुमात्रा एंसिस, कुछ भी लिखेंगे तो ये आपको मतलब इसका फिगर चित्र इमेज आपकी इसकी आ जाएगी। याद रखिएगा, इमेज इसकी आ जाएगी और आप देख सकते हैं दोस्तों। हिमालयन शेरों मिजोरम का राज्य पशु है। नेक्स्ट आप दोस्तों पशु की बात करेंगे, जिसमें एशियाई शेर दोस्तों गुजरात का है, काला हिरन दोस्तों पंजाब का है। ये राज्य पशु की बात हो रही, राज्य पशु, तो ये एशियाई शेर गुजरात का राज्य पशु है, काला हिरन पंजाब का है और मिथुन दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का है। मिथुन दोस्तों पशु है, ये मत सोचिएगा कि मिथुन अभिनेता की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कारण से पृथ्वी और चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार भार भिन्न भिन्न होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों चंद्रमा का निम्न गुरुत्वीय बल। चंद्रमा का निम्न गुरुत्वीय बल के कारण से पृथ्वी और चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों 100 किलोग्राम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे कि इसमें क्यों नहीं होगा, तो ये आप बताया गया दोस्तों, दिया गया है कि पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान हमेशा समान रहेगा और इसलिए चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अब दोस्तों चंद्रमा पर मानव का वजन बदल जाएगा और चंद्रमा के कमजोर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण पृथ्वी पर वजन का 1/6वां हिस्सा होगा। याद रखिएगा,
1/6 होता है पृथ्वी का चंद्रमा से, चंद्रमा का पृथ्वी से, याद रखिएगा। और जैसे चंद्रमा का चर भार है पृथ्वी पर ब्रह्मांड गुणते 1/6, और चंद्रमा पर वजन की बात कर लेंगे तो 100/6 बराबर हो जाएगा दोस्तों 16.6 किलोग्राम। ये आपका आ जाएगा चंद्रमा पर वजन हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।